Hello student, welcome to Success Technical Campus. Now in this video we are going to solve a number of good questions. Okay, तो आज का जो सेशन है उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं. ठीक है, ये वही क्वेश्चंस हैं जो हम लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेते हैं, जो फ्री है. ऐप में जो टेस्ट होता है, सक्सेस टेक्निकल कैंपस के ऐप में जो टेस्ट होता है उसका ही सॉल्यूशन है. ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसके लिए 30 सेकेंड्स आपको दिया जाता है और मैं भी 30 सेकेंड्स में सॉल्व भी करता रहूंगा, आपको भी सॉल्व करना है. ठीक है, तो मुझे तो एक्सप्लेन करना है, तो मुझे टाइम ज्यादा लगेगा, आपको टाइम कम लगना चाहिए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी. आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है. ठीक है, आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है इसके अक्रॉस. ठीक है, चलिए तो करना क्या होगा, इसमें हमें पता है कि आइडियल करंट सोर्स को हम लोग ओपन सर्किट करते हैं और आइडियल वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए. ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका आइडियल करंट सोर्स है ये ओपन हो जाएगा. ठीक है ना, ये 4 ओम का कोई यूज नहीं है, ये 4 ओम का कोई यूज नहीं हो पाएगा. यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 ओम है, 1 ओम लिख लीजिए. दिस इज ऑल्सो 1 ओम एंड दिस इज 2 ओम. और यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग ओरली सॉल्व कर सकते थे. इतना आपका होना चाहिए कि आप ओरली इसको सॉल्व कर पाए, ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ए और बी. ठीक है ना, तो ये 2 ओम है और यहाँ क्या था, यहाँ है 3 ओम. क्लियर है. अब देखिए यहाँ से तो कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, ये जो 4 ओम है इसके क्रॉस कोई करंट, इसके थ्रू कोई करंट जाने वाला नहीं है, तो ये रिडंडेंट हो गया, इसका कोई यूज नहीं है. ठीक है ना, अब ये 1 ओम और ये 1 ओम क्या है, ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो 1 एंड 1 क्या हो गया, 2. और ये जो 2 आएगा वो इस 2 के साथ क्या है, पैरेलल में है, तो 2 और 2 का पैरेलल कितना हो गया, 1. और ये यहाँ पे जो 1 बनने वाला है वो 3 के साथ सीरीज में है, यानी कि ओवरऑल आंसर अब क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है 4. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे आपसे कुछ बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि यू हैव टू फाइंड एनर्जी. ठीक है ना, in 3 hours. How much energy does a 14 watt electric bulb consume in 3 hours? ये आपसे पूछा जा रहा है. तो 3 hours में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा. तो ऑप्शंस हम लोग देख रहे हैं, तो ये किलो जूल्स में लिखा हुआ है. ठीक है ना, तो हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम. क्लियर है, तो पावर आपके पास पता है कितना, 14 वाट. ठीक है ना, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड्स में, सेकेंड्स में अगर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल में आंसर आएगा. ठीक है ना, तो 3 आवर्स हैं तो 3 लिख देता हूं, बट 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो 3600 मैंने यहाँ पे लिख दिया. तो ये आपका आएगा जूल में आंसर आने वाला है ये. बट ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं सारे आंसर्स किलो जूल में है, तो आपको क्या करना होगा, 1000 से यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा. ठीक है ना, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है ना, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 151.2 किलो जूल. तो इस चीज को याद रखना है, P इंटू टी जब आप करते हैं, जब T की वैल्यू सेकेंड्स में जब आप डालेंगे और P का वैल्यू जो होगा वो वाट में होगा, तो हमारा आंसर जो आएगा वो जूल में आएगा. क्लियर है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C इन ABCD पैरामीटर. ठीक है ना, किसके लिए, नॉमिनल पाई. कौन सा ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है नॉमिनल पाई, नॉमिनल पाई. तो ये तो वैल्यू आपको याद होना चाहिए, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगा. तो मैंने एक ट्रिक बताया था अपने क्लास में कि चूंकि C की वैल्यू है, C का जो यूनिट होता है ना वो मोह होता है. ठीक है ना, इम्पिडेंस के रेसिप्रोकल. ठीक है ना, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है, उसका जो रेसिप्रोकल होता है वही C का यूनिट होता है. C यहाँ पे कैपेसिटेंस नहीं है, ये ABCD पैरामीटर्स का C है. जो ABCD पैरामीटर में ट्रांसमिशन लाइन का लिखते हैं ABCD. ठीक है ना, तो इसमें A जो होता है वो यूनिटलेस होता है, D भी जो होता है वो यूनिटलेस होता है, B का यूनिट ओम में आता है, C का यूनिट मोह में होता है. अगर आपने ABCD पैरामीटर ढंग से पढ़ा है तो आपको ये चीज पता होगा.
तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि सी का जो भी यूनिट आना चाहिए वो मोह में होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये जो है इसका यूनिट मोह में होता है, ठीक है ना, इसका यूनिट ओम में होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो y का जो यूनिट है, एडमिटेंस का जो यूनिट है वो मोह में होगा, z जो होगा वो ओम में होगा। तो मोह और ओम मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंदर कोई भी यूनिट नहीं बचने वाला और बाहर y लिखा हुआ है, यानी कि इसका भी यूनिट मोह में आने वाला है, ठीक है ना। यहाँ जो यूनिट आने वाला है ये ओम में आने वाला है, यानी ऑप्शन ए या ऑप्शन सी में से कोई आंसर हमारा सही हो सकता है। बट हमें पता है कि अगर आपने याद किया होगा नॉमिनल पाई में, तो उसमें जो आता है ये वाले टर्म्स आते हैं, 1 + yz/4 वाला टर्म्स आता है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि Which of the statement about the force between two charges is true? आपको खुद से वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करना है, देखना है आप कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए। Which of the following statement about the force between the two charges is true? Unlike charges repel each other. Unlike charges तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। Like charges attract each other, ये भी रॉन्ग है। No forces exist between two unlike charges, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन इंक्रीज्ड बाय। स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है तो आप करंट को इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी जो होने वाला है वो करेक्ट होने वाला है, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। A magnetic ring has a reluctance of 1.675 into 10 to the power of 6 ampere turn Weber. Reluctance की वैल्यू गिवन है, the flux to be produced by the coil is this much, then ampere turn required for MMF will be, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, MMF बाई रिलक्टेंस, MMF बाई रिलक्टेंस ये होता है। अब यहाँ क्या क्या गिवन है, देखिए वेबर गिवन है यानी फ्लक्स गिवन है, आपके पास रिलक्टेंस की वैल्यू गिवन है, एम्पियर टर्न वेबर गिवन है, यानी कि आपके पास रिलक्टेंस की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा जा रहा है, देन एम्पियर टर्न रिक्वायर्ड। एम्पियर टर्न का मतलब क्या है, N × I, ठीक है ना। आपको N × I फाइंड करना है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। MMF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MMF इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। फ्लक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1.675 इंटू 10 to the power of 6 इंटू कर देंगे, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ मैं, इधर थोड़ा दिक्कत नहीं दिख रहा होगा आपको। तो MMF इज इक्वल टू हो जाएगा फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस, तो 1.675 इंटू 10 to the power of 6, ठीक है, इंटू फ्लक्स की वैल्यू कितनी है 800 इंटू 10 to the power of -6, तो 10 to the power -6 10 to the power +6 कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, आप 1675 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following statement about the heating effect of current is true? Heating effect of current के regarding कौन सा statement true है? The heating effect appears only with large current, नहीं, small current होगा तब भी heating effect आने वाला है। The higher the current resistant, lower the heating effect, wrong है। The heating effect is always desirable, नहीं, जरूर नहीं है कि हर वक्त desirable हो, जैसे हीटर में desirable है बट आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें desirable नहीं है, मशीन में desirable नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट को ऑप्शन क्या है, द हीटिंग इफेक्ट ऑलवेज अपीयर व्हेन ए करंट फ्लोज थ्रू अ रेसिस्टर, तो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज ट्रू? इलेक्ट्रिक वोल्टेज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन दिख रहा है, वोल्टेज इज द डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वोल्टेज कॉजेज करंट टू फ्लो, वेरी गुड। वोल्टेज जो है वो उसके वजह से क्या होता है, करंट फ्लो करता है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये गॉस लॉ का क्वेश्चन है। द सरफेस इंटीग्रल, यहाँ पे आपको मे भी कहीं साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं। द सरफेस इंटीग्रल E dot ds इन द फिगर शोन बिलो इज इक्वल टू, तो E dot ds इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है ना, ये होता है Q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इन का मतलब क्या है कि जो भी क्लोज्ड सरफेस है उसके अंदर जो चार्जेस हैं उनको ही लेना होता है, ठीक है ना। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग E डॉट ds की जो वैल्यू होती है ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ ए एयर या फिर वैक्यूम, ठीक है ना। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फराड पर मीटर। क्लियर है। तो यहाँ पे इनक्लोज्ड चार्ज कौन कौन से हैं, इनक्लोज्ड चार्ज हैं Q2 एंड Q3। ये जो क्लोज्ड सरफेस है इसमें इनक्लोज्ड चार्ज कौन कौन है, Q2 एंड Q3। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनने वाला है ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो होगा वो होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है इतना। अब देखिए इसी को दूसरे फॉर्म में भी लिखा जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए अब इसी एप्सिलॉन नॉट को अगर आप अंदर लेके चले जाएंगे तो देखिए क्या बनने वाला है, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई ds इज इक्वल टू Q इन, ठीक है ना। और एप्सिलॉन नॉट इंटू ई क्या होता है, ये होता है कैपिटल D इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। ds इज इक्वल टू Q इन, ठीक है ना। और यही क्या देता है, ये देता है फ्लक्स, ठीक है ना। ये भी फ्लक्स का ही फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये भी क्या है, फ्लक्स का ही फॉर्मूला है। क्लियर है। तो फ्लक्स का कोई बोले कि यूनिट क्या होता है तो आप बोल सकते हैं कूलम्ब। देखिए चार्ज आ रहा है ना, तो कूलम्ब इसका यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द EMF इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है, 1 मीटर है, ठीक है ना। मूविंग एट राइट एंगल्स टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स डेंसिटी 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यहां से पता चल रहा है कि ये दिया हुआ है बी की वैल्यू, ठीक है ना। और लेंथ जो है, लेंथ का वैल्यू है 1 मीटर और वेलोसिटी जो गिवन है वो कितना गिवन है, 50 मीटर पर सेकेंड। और एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड कंडक्टर जो है या एल और बी के वी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, वो है आपका 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं E इज इक्वल टू होता है BLV इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। BLV इंटू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे B की वैल्यू गिवन है कितनी, 1.5 इंटू L का वैल्यू है 1, वेलोसिटी का वैल्यू है 50 और साइन 90 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो 1.5 इंटू 50 कर दीजिए, यानी 15 इंटू 5 करेंगे 75 हो जाएगा, यानी कि 750 और एक पॉइंट्स के बाद दे देंगे आंसर 750 और एक पॉइंट के बाद दे देंगे, यानी 75 वोल्ट जो होगा वो हमारा आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है आपको बताना है। मैं टाइमर भी लगा ही देता हूं हर क्वेश्चन में, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ में तो आपको हो पाएगा, ठीक है ना। आप 30 सेकंड्स में देखिए, मुझे 30 सेकंड ज्यादा लगेगा क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, व्हेन एवर द फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल और सर्किट चेंजेस EMF is produced, ठीक है ना। Whenever the flux linked with coil or circuit changes, EMF is produced, बिल्कुल ये बात सही है। The direction of dynamically induced EMF can be determined by Fleming right hand rule. The coefficient of self inductance is proportional to a square of number of turns on it. The coefficient of coupling for tightly coupled coil is 0। तो ऑप्शन डी, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कौन सा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा इनकरेक्ट है, इस चीज को याद रखिए, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर ऐसा नहीं कि पहला स्टेटमेंट सही दिख रहा है ये आंसर देके चले आए, क्वेश्चन देखा करिए कौन सा इनकरेक्ट है। नॉट ट्रू पूछ रहा है कि ट्रू पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग फॉर टाइटली कपल्ड कॉइल इज 0। टाइटली कपल्ड कॉइल के लिए के का जो वैल्यू होता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल कपलिंग जो होता है, ठीक है ना, वो के की जो वैल्यू होती है
वो 1 होता है, ठीक है ना, आइडियल केस में, ठीक है ना। जब 100% फ्लक्स एक कॉइल का दूसरे कॉइल से लिंक करेगा तो के का वैल्यू 1 होगा, ना कि 0 होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है, सॉरी आंसर होगा यहाँ पे। ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। तो अभी मैंने आपको बताया टेस्ला किस चीज का यूनिट है। टेस्ला जो है, टेस्ला को अगर हम लोग लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, टेस्ला जो है वेबर पर मीटर स्क्वायर को भी हम लोग टेस्ला ही बोलते हैं, यानी कि ये फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। द थ्री रेसिस्टेंस ऑफ वैल्यूज 8 ohms, 12 ohms and 24 ohms are connected in parallel across 12 volt supply. The total resistance of the सर्किट विल बी, यानी कि 8, 12 और 24 जो है ये आपके क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। आपको ओवरऑल इक्विवेलेंट इम्पीडेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको बताना है। आप चाहे तो पहले 2 को सॉल्व कर लीजिए, फिर तीसरे को सॉल्व कर लीजिए, या 3 का फॉर्मूला अगर आपको आता है R1 R2 R3 डिवाइड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपकी मर्जी, जो फॉर्मूला आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ यहाँ पे, मान लेता हूँ R1 क्या है, 8 है, R2 जो है वो 12 है, और R3 जो है वो 24 है। देखिए इस तरह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिए जाते हैं आपके स्पीड को चेक करने के लिए। कोई भी स्टूडेंट, क्लास 10th का स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, बट यहाँ पे जब ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसका मेन मकसद क्या है कि आप कितना फास्ट चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना, मेन चीज वो है यहाँ पे। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × 12 × 24 डिवाइडेड बाय R1 R2 यानी कि 8 × 12 प्लस R1 R3 यानी कि 8 × 24 प्लस R2 R3 यानी कि 12 × 24। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां से सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4 ohms। 13 का आंसर होगा सी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 12 और 8 को या 12 और 24 को आप सॉल्व कर लेते हैं। 12 और 8 को पहले पैरेलल में सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 20, तो ये 2 टाइम्स है, ये आपके 5 टाइम्स आ गया, ठीक है। तो 24/5 है, ठीक है ना, 24/5 हो गया। और फिर 24/5 को पैरेलल में किसके साथ सॉल्व कर लीजिए, 24 के साथ सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। या फिर दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 और 24 को सॉल्व करते तो मे भी कहीं आसान हो जाता, देख लेते हैं। 12 और 24 को अगर एक बार में सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 24 और 12 36, तो ये कितना हो गया 3 टाइम्स, और ये कितना 8 टाइम्स। हाँ, ये ज्यादा आसान है। 12 और 24 को पहले सॉल्व किए तो 8 आ गया, 8 और 8 पैरेलल में हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 Ohm। ये ज्यादा आसान है, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। जैसे भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन a high resistance is connected in parallel with a low resistance, the combined resistance is। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपको सीरीज पैरेलल का प्रॉपर्टी पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं टाइमर लगा देता हूँ, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। व्हेन हाई रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ लो रेसिस्टेंस। अब देखें क्या कहने का मतलब है कि पहले से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 ओम रेसिस्टेंस था, इसके साथ आपने पैरेलल में एक और लगा दिया 4 ओम, ये नया वाला रेसिस्टेंस है R न्यू 4 ओम। तो क्या बोल रहा है, द कंबाइंड रेसिस्टेंस। कंबाइंड रेसिस्टेंस क्या होगा, क्या कंबाइंड रेसिस्टेंस हायर देन द लोअर रेसिस्टेंस होगा, यानी 2 ओम से बड़ा आएगा, लोअर देन द हायर रेसिस्टेंस 4 ओम से छोटा आएगा, बिटवीन द वैल्यूज ऑफ हाई एंड लो रेसिस्टेंस 2 और 4 के बीच में आएगा, लेस देन द लोअर रेसिस्टेंस। लेस देन द लोअर रेसिस्टेंस क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। एक चीज याद रखिए, आप हायर लगाइए लोअर लगाइए उससे मतलब नहीं है। पैरेलल में हमेशा जो रिजल्टेंट होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस होगा उससे भी कम वैल्यूज आएगी आंसर। देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। इसका अगर पैरेलल आप निकालिएगा R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 4 × 2 डिवाइड बाई 4 + 2 यानी 6, यानी 3 टाइम्स, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर आएगा आपका, ठीक है ना। 1 पॉइंट समथिंग 1.33 इसका आंसर आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया वो 2 ओम से भी कम आया।
तो इस चीज को याद रखिएगा, पैरेलल में आप कितना भी हाई रेसिस्टेंस लगा दीजिए, बट जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिलने वाला है उसमें से जो सबसे छोटा वाला रेसिस्टेंस होगा उससे भी कम वैल्यू आपकी आएगी। वही सीरीज में बड़े वाले से भी बड़ा वैल्यू आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में बड़े वाले से भी बड़ा वैल्यू आएगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं इन केस ऑफ कैपेसिटेंस एंड इन केस ऑफ कंडक्टेंस। इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टेंस हम इसी कॉन्सेप्ट को रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि जब सीरीज में कैपेसिटर लगा रहेगा ना, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आने आएगा वो छोटे वाले से भी छोटा आएगा, और पैरेलल में जब कैपेसिटेंस लगा रहेगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बड़े वाले से भी बड़ा आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो आने वाला है लेस देन द लोअर रेसिस्टेंस, ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हीटर्स ऑफ रेटिंग 1 किलोवाट 250 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 250 वोल्ट सप्लाई, द पावर टेकन बाय द हीटर्स विल बी। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अच्छे से। ठीक है ना, अब देखिए टू हीटर्स ऑफ रेटिंग 1 किलोवाट, ठीक है ना, दो हीटर हैं और 1 किलोवाट उनकी रेटिंग है। तो हीटर 1 जो है H1 जो है वो 1 किलोवाट उसकी रेटिंग है, 250 वोल्ट उसका रेटिंग है। हीटर 2 का भी जो रेटिंग है वो भी कितना है, 1 किलोवाट एंड 250 वोल्ट। अब समझिए बात को अच्छे से, होगा क्या कि ये जो आपका हीटर है जब इसको 250 वोल्ट मिलेगा ना, जब इसके पास जब 250 वोल्ट होगा तो ये 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करेगा। इसका मतलब यही है, अगर हीटर 2 के पास 250 वोल्ट अगर आएगा तब ये 1 किलोवाट क्या करेगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है ना, सॉरी पावर कंज्यूम करेगा। बट अब क्या किया गया है कि इन दोनों हीटर को H1 और H2 को हमने क्या किया है, सीरीज में लगा दिया है। ठीक है ना, सीरीज में लगा दिया है और इनके कॉम्बिनेशन को हम क्या कर रहे हैं, 250 वोल्ट से सप्लाई दे रहे हैं। अच्छा, दोनों की रेटिंग सेम है तो दोनों का क्या जो रेसिस्टेंस आने वाला है वो सेम आने वाला है। हीटर 1 का रेसिस्टेंस R1 है, हीटर 2 का रेसिस्टेंस R2 है, तो क्या R1 और R2 सेम होगा क्या, और इसको मैं एक R बोल दूं क्या, बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं। तो ये R है और ये भी क्या है, R है। क्लियर है। अब देखिए 250 वोल्ट आप सप्लाई दे रहे हैं तो क्या इसके क्रॉस मात्र 125 वोल्ट आएगा क्या, इसके क्रॉस भी 125 वोल्ट ही आने वाला है। क्लियर है। अब देखिए होता क्या कि जब आपके पास रेसिस्टेंस जब R था और वोल्टेज जब था कितना, वोल्टेज जब होता 250 वोल्ट तो हम लोग बोलते कि ये पावर कंज्यूम करता कितना, 1 किलोवाट। क्लियर है। ये हम लोग बोल रहे थे कि 250 वोल्ट अगर वोल्टेज होता तो ये 1 किलोवाट पावर कंज्यूम करता। यहां से P इज इक्वल टू V²/R। ठीक है ना, जब V की वैल्यू 250 रखेंगे, R का वैल्यू R होगा और तो पावर का वैल्यू 1 किलोवाट होता। बट अब जो वोल्टेज है वो 125 हो गया, यानी वोल्टेज हाफ हो गया है। तो ये जो पावर कंज्यूम्ड है हीटर 1 के द्वारा, क्या ये 1/4 ऑफ P1 हो जाएगा, P हो जाएगा क्या। सिमिलरली पावर P2 जो होगा ये भी 1/4 ऑफ P हो जाएगा क्या, पहले वाले का 1/4 पावर हो जाएगा। चूंकि अब जो इसके पास वोल्टेज है वो वोल्टेज डायरेक्टली क्या हो गया है, हाफ हो गया। वोल्टेज जिसके क्रॉस जब जा रहा है वो रेटेड वोल्टेज का हाफ वोल्टेज जा रहा है, तो पावर क्या होने वाला है, पावर 1/4 हो जाएगा। चूंकि पावर जो है वो वोल्टेज के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड करता है, पावर के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। या फिर दूसरे कॉन्सेप्ट से भी देख लीजिए कि यहाँ पर अगर 250 वोल्ट होता तो कुछ करंट आ रहा होता। अब यहाँ पर 125 वोल्ट है, ये जो है आपके पास यहाँ पर ये जो आपका पहला हीटर है इसके क्रॉस 125 वोल्ट वोल्टेज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे करंट हाफ हो जाएगा। बट पावर तो करंट के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, तो करंट अगर हाफ हो रहा है तो पावर 1/4 हो जाएगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ।
ठीक है, क्लियर है इतना। यानी एक बात हमको समझ में आ गया कि हीटर 1 का ही पावर 1/4 हो जाएगा, हीटर 2 का भी पावर 1/4 हो जाएगा। तो पहले पावर था 1 किलोवाट, तो अब हीटर 1 के पास जो पावर आने वाला है 1/4 वाट आएगा, हीटर 2 के पास भी पावर 1/4 वाट आएगा। तो दोनों कंबाइंड मिला के कितना पावर डिसिपेट करेंगे, 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 1/2। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है ना, 1/2 किलोवाट। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर आप लिखिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वोल्टेज ड्रॉप? तो वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस या जो भी पैसिव एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। If a series circuit consists of 3 resistors and a battery, which of the following statement is always true? Always true, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज जो है ना हम लोग गलत करते हैं, है ना, ये सारी चीजें जो है हम लोग गलत करते हैं। ऑलवेज ट्रू लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी एक पार्टिकुलर केस के लिए नहीं, हमेशा सही होना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज सेम, ठीक है ना। इफ अ सीरीज सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 रेसिस्टर, यहाँ पे ये मेंशन किया है क्या कि तीनों रेसिस्टेंस जो होंगे वो सेम वैल्यूज के हैं, ऐसा तो नहीं बोला गया यहाँ पे, सिर्फ बोला गया 3 रेसिस्टर्स हैं। अगर तीनों रेसिस्टर सेम वैल्यूज के होते, सेम ओम वैल्यू होता उनका रेसिस्टेंस वैल्यू सेम होता, तब हम लोग बोल सकते थे कि तीनों के क्रॉस करंट जो है वो तो सेम ही है, बट तो वोल्टेज ड्रॉप भी सेम होगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ चीज मेंशन नहीं है, तो ये हमेशा नहीं ट्रू होने वाला। ये एक पार्टिकुलर केस में ट्रू होगा जब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 अगर होगा ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है, हमेशा ट्रू नहीं है। करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इज सेम, ये बिल्कुल सही है। सीरीज में हमेशा करंट क्या रहता है, सेम रहता है, चाहे रेसिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग हो या सेम हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 हमेशा सही होने वाला है, यही आंसर होगा। ऑप्शन सी भी वैसे देख लेते हैं, द पावर डिसिपेटेड इन ईच रेसिस्टर इज सेम, बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, एकदम जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ये तभी पॉसिबल है जब सारे रेसिस्टेंस वैल्यू सेम होगी। डी भी तभी पॉसिबल है जब सारे रेसिस्टेंस वैल्यू सेम होगा, हमेशा ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ डीजल इंजन इफिशिएंसी, एक मिनट, अ डीजल इंजन इफिशिएंसी eta1 runs an electrical generator efficiency eta2 which supplies electrical energy to an electrical motor having efficiency of N3. What is the total efficiency of the system? तो ये मशीन में मैंने आपको पढ़ाया है जब डीसी मशीन पढ़ा रहे थे, तो क्या है यहाँ पे इफिशियंसी। जब भी आपको कंबाइंड इफिशियंसी पूछा जाए और अलग अलग डिवाइस का आपको इफिशियंसी पता है, तो कंबाइंड इफिशियंसी उनका मल्टीप्लिकेशन होता है N1 into N2 into N3। डायरेक्ट इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, यहाँ मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। इन अ सर्टेन मैग्नेटिक सर्किट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द वाइंडिंग प्रोड्यूसेस अ फ्लक्स ऑफ 1 वेबर। कितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, 1 वेबर। इफ द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट इज डबल्ड, रिलक्टेंस को अगर हम लोग डबल कर दें तो सेम फ्लक्स को क्रिएट करने के लिए करंट कितना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ओरली कर सकते हैं इसको, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। सेम फ्लक्स क्रिएट करना है, रिलक्टेंस आपका बढ़ गया, तो रिलक्टेंस अगर डबल हो गया तो और आपको सेम ही फ्लक्स चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करंट को भी डबल करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, आपका सेम फ्लक्स क्रिएट होगा। क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है MMF बाई रिलक्टेंस। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, MMF बाई रिलक्टेंस, ठीक है। आपका फ्लक्स क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि MMF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस हो गया। MMF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस हो गया। रिलक्टेंस अगर डबल हुआ है तो MMF को भी डबल होना पड़ेगा, बट नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स है। यहाँ पे करंट के बारे में पूछा जा रहा है, तो करंट को डबल करेंगे। करंट को क्या करेंगे,
करंट को हम लोग क्या करने वाले हैं, डबल करने वाले हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पहले कितना करंट था, करंट ऑफ 1 एम्पियर था, ठीक है ना। तो आप करंट को 2 एम्पियर कर दीजिए तो आपका फ्लक्स सेम रहेगा, क्योंकि रिलक्टेंस डबल हुआ है, ठीक है ना। यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। The time constant for an RL circuit is defined as the time taken by the current to become 63.2% of its initial value. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर ड्रॉन बिलो शो करंट ड्रॉन बाय द आर्मेचर, विच फिगर करस्पॉन्ड्स टू मोटर एक्शन। मोटर एक्शन में क्या होता है, देखिए मोटर एक्शन में जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर सप्लाई लेता है कि नहीं। यहाँ पर आप बैटरी लगाते हैं, ठीक है ना, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा होता है, यानी कि आर्मेचर में करंट इंटर करेगा। आर्मेचर में क्या करेगा, करंट इंटर करेगा। तो इंटर करने वाला करंट कौन सा है, ये वाला है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं रहा, यहाँ भी कुछ नहीं दिखा रहा, ठीक है ना। ये दिखा रहा है करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये आपका जो है आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। क्लियर है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है इस तरीके से। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक करंट जब इलेक्ट्रिक मोटर में फ्लो करता है तो हीटिंग तो होगा ही, और क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे आंसर जो होने वाला है मैग्नेटिक एज वेल एज हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक एज वेल एज हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। द आर्मेचर रेसिस्टेंस ऑफ ए 200 वोल्ट शंट मोटर इज 0.4 ओम। तो मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, ठीक है ना, डिटेल में इसको सॉल्व करते हैं। आर्मेचर रेसिस्टेंस जो है वो गिवन है 0.4 ओम। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया है, ठीक है ना। नो लोड आर्मेचर करंट इज 2 एम्पियर। नो लोड आर्मेचर करंट कितना है, 2 एम्पियर है। टर्मिनल वोल्टेज भी पता है हमें कितना, 200 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 एम्पियर विद लोड इट्स आर्मेचर करंट इज 50 एम्पियर एंड स्पीड इज 200 आरपीएम। कितना है, 50 एम्पियर, ठीक है ना। तो 50 एम्पियर मान लेते हैं फुल लोड करंट है, और स्पीड कितना है इसका, 1200 आरपीएम, यही है ना। विद लोड है, चलिए विद लोड ले लेते हैं, फुल लोड ले लीजिए, विद लोड ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। इट्स आर्मेचर 50 एम्पियर एंड स्पीड 1200 आरपीएम, द नो लोड स्पीड वुड बी। आपसे नो लोड स्पीड पूछा जाता है ना, नो लोड स्पीड आपसे पूछा जा रहा है। एन नॉट आपसे आपको कहा जा रहा है फाइंड करने के लिए एन नॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए स्पीड आपको बताना है और यहाँ पे करंट्स वगैरह दिया हुआ है। अगर हम लोग देखें तो हमें पता है EB is directly proportional to phi into n होता है। EB is directly proportional to phi into n होता है, ठीक है ना। तो शंट में जब चूंकि यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है 200 वोल्ट, ये तो चेंज नहीं हो रहा, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि n जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB है। यानी कि अगर हम लोग EB फाइंड कर लें तो हमारा स्पीड भी निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो नो लोड के केस में एट नो लोड, मुझे समझाना है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इसको। हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें 1 से 1.5 मिनट तो आपको मिनिमम देना पड़ेगा, इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं आपको देखना चाहिए। आप जैसे ही देख रहे हैं कि हाँ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं, डीसी मशीन क्वेश्चन है, आप आगे बढ़ जाइए, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही इस क्वेश्चन को आपको लेना चाहिए था, ठीक है। एट नो लोड बात कर लेते हैं, तो EB इज इक्वल टू होता है, EB नॉट लिख लेता हूं, EB नॉट इज इक्वल टू V माइनस आई नॉट इंटू RA, ठीक है ना। तो V कितना है 200, आई नॉट कितना है 2, ये कितना है 0.4। सॉल्व करेंगे, ये 0.8 हो जाएगा, 200 माइनस 0.8 ये हो जाएगा 199.2, 199.2 वोल्ट आपका EB नॉट आ गया। सिमिलरली अगर हम लोग सॉल्व करें EB फुल लोड या EB1 बोल लेते हैं, EB1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
मैं इसको हटा दे रहा हूँ अभी एक बार, ठीक है। चलिए, EB1 इज इक्वल टू कितना होने वाला है, EB1 इज इक्वल टू हो जाएगा 200 माइनस V माइनस आई आ रहे हैं, आई कितना है 50 इंटू आर कितना है 0.4। सॉल्व करेंगे इसको, 200 माइनस 50 इंटू 4 200, 200 यहाँ लिखिए, एक पॉइंट के बाद ऐसे दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 180 वोल्ट्स। इतना तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ गया इतना। अब हमें पता है, हमें चाहिए, हमें रिलेशन निकालना है स्पीड में, ठीक है ना। तो N0 हमें फाइंड करना है, N1 हमें पता है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये EB0 डिवाइडेड बाई EB1 हो जाएगा क्या, और EB0 की वैल्यू आ गई है 199.2 डिवाइडेड बाई EB1 की वैल्यू देख लेते हैं, EB1 का वैल्यू कितना है 180 वोल्ट। अच्छा, इसको सॉल्व कर लीजिए, N0 की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है ना, और N1 पता है आपको 1200, तो कितना हो जाएगा 199.2 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 1200, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो टेंशन मत लीजिए, 199.2 को चलिए हम अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये 200 है, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, हमको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करना है, तो हम मान लेते हैं कि ये 200 इसकी वैल्यू है, यानी कि जो भी स्पीड का वैल्यू आएगा, जो एक्चुअल वैल्यू होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा ही तो आएगा भाई, 0.8 का ही तो फर्क है, तो थोड़ा सा ज्यादा वैल्यूज आएगा। 0.8 का मल्टीप्लीकेशन में बहुत फर्क पड़ता है मुझे पता है, बट जो ओवरऑल जो आंसर आने वाला है वो थोड़ा सा, जो एक्चुअल आंसर होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्योंकि आपको लेना था 199.2 और आप ले रहे हैं 200, ठीक है ना। बट यहाँ पे फायदा क्या होने वाला है कि जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाएगा, बस यही एक रीजन है ये काम करने का, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 9। तो सॉल्व अगर किया जाए इसको तो कितना आने वाला है 1200 डिवाइडेड बाय 9। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स जा रहा है, फिर कितना बच जाएगा इसमें 3, तो 30 हो गया, तो 9 3 जा 27, यानी 13 समथिंग समथिंग आएगा। आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप क्या करेंगे, आप जाके ऑप्शन देखेंगे कि 13 से कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल 13 से ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से जहां पर टफ कैलकुलेशन होता है, जहां पर आपको प्रॉब्लम होता है कैलकुलेशन करने के लिए, वहां पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आपको यूज करना चाहिए। अगर कहीं पे पाई से मल्टीप्लाई करना है तो पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो जरूरी नहीं है कि आप 3.14 से ही मल्टीप्लाई करें, आप जो भी आपके वैल्यूज हैं उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। पाई का वैल्यू आप ले लीजिए 3, अब जो भी आपका आंसर आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपका आंसर आ गया x, ठीक है ना, तो अगर x जो आंसर है आपको पता है, चूंकि आपने पाई का वैल्यू कम किया था तो आपका आंसर कम आया है, इससे थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू आपका आंसर होना चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन से देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन का फायदा आपको उठाना चाहिए, एग्जैक्टली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फंक्शन ऑफ द स्टार्टर इन ए डीसी मशीन इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्टार्टर हम लोग यूज करते हैं एक्सेस करंट को अवॉइड करने के लिए। स्टार्टिंग के टाइम में चूंकि बैक ईएमएफ का वैल्यू स्टार्टिंग के टाइम में ऑलमोस्ट जीरो होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जो आपका आर्मेचर करंट जो होता है वो क्या होता है, आई ए इज इक्वल टू वी माइनस ई बी बाई आर ए। तो ई बी की वैल्यू अगर जीरो होगी तो ओवरऑल जो आई ए का वैल्यू होगा वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका उतना हाई करंट आर्मेचर नहीं ले पाएगा, आर्मेचर जल जाएगा, इसीलिए हम लोग स्टार्टर यूज करते हैं। क्लियर है, हाई करंट को लिमिट करने के लिए, तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर है। Next, an external resistance is added in the series field of the DC shunt motor. When the motor runs, the effect of the resistance is, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। DC सीरीज रेसिस्टेंस आप डाल रहे हैं, डीसी शंट मोटर है, ओके, डीसी शंट मोटर है, तो डीसी शंट मोटर में ये आपका फील्ड वाइंडिंग है, इसके साथ आपने सीरीज में क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिया, ठीक है ना। ये आपका शंट मोटर का डायग्राम मैं आपके लिए बना देता हूं।
ठीक है, शंट मोटर, ठीक है, ये आपका RSH है। आपने एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिया जिसको हम लोग बोलेंगे R एक्सटर्नल, ये आपका सप्लाई वोल्टेज है V, ठीक है ना। तो नॉर्मल कंडीशन में विदाउट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो आपके पास शंट करंट होता, फील्ड करंट होता, वो होता V/RSH, ठीक है ना। और हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है phi/SH वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ISH होता है, ठीक है ना। यानी कि इतना कुछ करंट होता और इतना क्या होता, फ्लक्स होता, ठीक है। विद आर्मेचर, विद एक्सटर्नल रेसिस्टेंस अगर हम लोग बात करेंगे, विद एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, तो ISH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/RSH प्लस R एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिया आपने, ओवरऑल ये रेसिस्टेंस बढ़ गया, ISH क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि phi/SH तो ISH से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ISH घटा है तो phi/SH भी घट जाएगा। अब हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EB/phi के, चूंकि phi घट रहा है तो स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी ओवरऑल समरी क्या है कि अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आप लगाएंगे कहां पर, शंट के फील्ड में, तो ओवरऑल फ्लक्स का वैल्यू घट जाता है, जिसकी वजह से स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। और फ्लक्स कंट्रोल मेथड भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो फ्लक्स कंट्रोल मेथड में जो डिवाइस होता है कांस्टेंट पावर की तरह बिहेव करता है, कांस्टेंट पावर ड्राइव की तरह बिहेव करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मोटर, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर DC शंट मोटर स्पीड कंट्रोल बाय द वेरिएशन ऑफ फील्ड फ्लक्स इज बेस्ट सूटेड फॉर, फील्ड फ्लक्स मेथड जो है, वेरिएशन ऑफ फील्ड फ्लक्स अभी आपको बताया मैंने, वो कांस्टेंट पावर ड्राइव के लिए ज्यादा सुटेबल होता है, ठीक है ना। सबका लॉजिक है, डेरिवेशन से मैंने कराए हुए हैं क्लास, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए ट्रांसफॉर्मर both open circuit and short circuit tests are conducted on LV side. Next है, open circuit test is conducted on HV side and short circuit test on LV side. Open circuit test is conducted on LV side and short circuit test is conducted on HV side. इसमें कंफ्यूजन क्यों होता है, लोग को ये लगता है ना, एक हम लोग पढ़ते हैं ना कि किसमें ओपन सर्किट टेस्ट में HV वाइंडिंग को ओपन रखेंगे और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में LV वाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे, तो वो उस चीज को समझ लेते हैं। यहाँ पर ये बात हो रही है कि सप्लाई किधर देना है, किस वाइंडिंग पे टेस्ट करना है। तो हमें पता है कि ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग LV की तरफ सप्लाई देते हैं, सप्लाई LV की तरफ होता है जनरली, है ना, और HV को ओपन रखते हैं, HV को क्या रखते हैं, ओपन रखते हैं। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है, सप्लाई हम लोग देते हैं HV की तरफ और LV को हम लोग शॉर्ट सर्किट रखते हैं। तो ऑप्शन होगा ओपन सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन LV साइड एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन HV साइड। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों ने रॉन्ग किया है, ठीक है ना। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर गिव द फॉलोइंग डेटा, 30 वोल्ट 50 हर्ट्ज 20 एम्पियर पे 0.2 लैगिंग पावर फैक्टर आ रहा है। अब बोला जा रहा है कि इफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन 30 वोल्ट, वोल्टेज सेम रहे, ठीक है ना, बट फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया जाए, तो शॉर्ट सर्किट करंट डिक्रीज होगा और पावर फैक्टर जो है वो लेस देन 0.2 हो जाएगा। ऑप्शन बी बोल रहा है कि पावर शॉर्ट सर्किट इंक्रीज होगा और पावर फैक्टर लेस देन 0.2 होगा। ऑप्शन सी ये बोल रहा है कि करंट जो है शॉर्ट, यहां से पढ़ा कीजिए, शॉर्ट सर्किट करंट इज इंक्रीज्ड एट पावर फैक्टर ग्रेटर देन 0.2, शॉर्ट सर्किट करंट इज इंक्रीज्ड एट पावर फैक्टर, अच्छा एक ही चीज को दो बार लिख दिया ना, अच्छा 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 अच्छा, ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, यानी कि देखना पड़ेगा कि क्या आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे लेके चलते हैं, इस यहाँ पे हम आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का अगर आपको इक्विवेलेंट डायग्राम याद है
तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर होगा। यही इक्विवेलेंट डायग्राम है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं R01 और इसको क्या लिखते हैं X01। यहाँ पे आपने क्या किया, शॉर्ट कर दिया हुआ है। यहाँ पे आपका होता है VSC, यहाँ पे आपको आता है ISC, ठीक है। तो हमें पता है ISC इज इक्वल टू, यानी शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, VSC बाई Z01। ये Z01 क्या होगा पता है आपको, Z01 इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ R01 का होल स्क्वायर प्लस X01 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, VSC डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ R01 का होल स्क्वायर प्लस X01 का होल स्क्वायर। देखिए रेसिस्टेंस तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बट रिएक्टेंस का अगर हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो X01 इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 2 पाई F इंटू L होगा। यानी रिएक्टेंस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इम्पीडेंस जो होगा ये भी क्या है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यानी कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या डिपेंड करेगा, इम्पीडेंस डिपेंड करने वाला है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पहले जो फ्रीक्वेंसी था वो था 50 हर्ट्ज, अब फ्रीक्वेंसी कितना है, 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुआ, यानी कि ओवरऑल इम्पीडेंस डिक्रीज होगा, यानी कि करंट को क्या होने वाला है, करंट इंक्रीज होने वाला है। करंट क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। तो शॉर्ट सर्किट करंट इंक्रीज होगा चूंकि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं पावर फैक्टर के बारे में, cos phi SC शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R01, R बाई Z होता है ना, तो R01 डिवाइड बाई Z01। चूंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ है तो ओवरऑल इम्पीडेंस जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है ना, तो इम्पीडेंस डिक्रीज होगा और पावर फैक्टर इंक्रीज होगा। तो पावर फैक्टर पहले 0.2 था, तो अब पावर फैक्टर 0.2 से ज्यादा होने वाला है, करंट भी ज्यादा होने वाला है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इंक्रीज आंसर होगा और पावर फैक्टर ग्रेटर देन 0.2। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सेम है, तो सी या डी में से जो कोई भी आंसर दीजिए करेक्ट होगा। शायद यहाँ पे जो आंसर गिवन था वो ऑप्शन सी गिवन था, ठीक है। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो लॉजिक आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेट कर सकते हैं पावर फैक्टर को, पावर फैक्टर एंगल को। अच्छा, इसी क्वेश्चन में बोला था पावर फैक्टर एंगल क्या होगा, तो चूंकि पावर फैक्टर की वैल्यू बढ़ रही है तो पावर फैक्टर एंगल का वैल्यू घटेगा, पाई SC क्या होगा, ये घटेगा, पाई SC घटने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एयर कोर ट्रांसफॉर्मर एज कंपेयर टू आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर हैज। अगर आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर जैसे सिलिकॉन स्टील वगैरह हम लोग यूज करते हैं, CRGO यूज करते हैं, उसके जगह पे अगर हम लोग एयर कोर यूज करें तो हमें पता है इन केस ऑफ एयर कोर, इन केस ऑफ एयर कोर, इन केस ऑफ एयर कोर हिस्टेरिसिस लॉस is equal to 0 and AD current loss is also equal to 0। यानी ओवरऑल आयरन लॉस जो होगा, जिसको हम लोग मैग्नेटिक लॉस बोलते हैं, कोर लॉस बोलते हैं, वो 0 होने वाला है। चूंकि AD करंट लॉस होने के लिए कंडक्टिंग पाथ चाहिए, तो कंडक्टिंग पाथ तो है ही नहीं। हिस्टेरिसिस लॉस होने के लिए आपको फ्लक्स का रिवर्सल होना चाहिए। एयर में जो BH कर्व होता है, एयर का BH कर्व वो इस तरीके का कुछ होता है, स्ट्रेट लाइन, यहाँ B है, यहाँ H है, यहाँ फ्लक्स का रिवर्सल नहीं हो रहा होता है, ठीक है ना। फ्लक्स का रिवर्सल तो होगा बट हिस्टेरिसिस लॉस नहीं होगा, हिस्टेरिसिस लूप नहीं बनेगा, एरिया अंडर द कर्व जो होने वाला है वो 0 होने वाला है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। फ्लक्स का रिवर्सल होता है बट हिस्टेरिसिस नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। मैग्नेटिक डोमेन्स जो हैं उनको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट करने के लिए अलग से कोई एनर्जी खर्च नहीं होता, या फिर दूसरे वे में देखा जाए तो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, वो 0 होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि एक आयरन कोर है, अगर उसमें से अगर कुछ पार्ट हम क्या कर लें, अगर आयरन कोर में से आयरन निकाल लें तो एडी करंट लॉस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वो 0 हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हिस्टेरिसिस लॉस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वो भी 0 हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए कैसे होगा, जो भी ऑप्शन लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग देंगे। तो क्या लिखा हुआ है, नो मैग्नेटिक कोर लॉस, तो ऑप्शन सी जो होगा ये करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In the field of synchronous, if the field of synchronous motor is under excited, the power factor will be, under excited के केस में पावर फैक्टर लैगिंग होता है, ठीक है ना। अगर आपको वी कर्व पता है या इन्वर्टेड वी कर्व पता है तो आप बता सकते हैं यहाँ से। ये आपका होता है ओवर एक्साइटेड, इधर ओवर एक्साइटेड लेते हैं, इधर क्या लेते हैं अंडर एक्साइटेड, ठीक है ना। अंडर एक्साइटेड के केस में इंडक्शन मशीन जो होता है वो लैगिंग, सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करता है। सिंक्रोनस जनरेटर होता है तो वो लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करता है। ओवर एक्साइटेड के केस में सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 कैंसिल हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एडवांटेज ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर over slip ring induction motor are that it is power factor can be varied, speed can be easily varied। synchronous motor का speed हम लोग vary नहीं करते हैं। speed is independent of supply frequency, ठीक है ना। रोटर हैज 2 स्लिप रिंग्स, ठीक है ना। तो 2 स्लिप रिंग्स यूज कर रहे हैं, तो ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज, ठीक है ना। तो एडवांटेज क्या है, पावर फैक्टर कैन बी वेरिड, ठीक है ना। इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर आप वेरी नहीं कर सकते हैं, वो लोड के साथ चेंज होता है। बट यहाँ पे पावर फैक्टर जो है आप एक्साइटेशन को कंट्रोल करके, एक्साइटेशन को चेंज करके हम लोग पावर फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में 32, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमें पता है 3 तरह के टॉर्क होते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क, है ना। डैम्पिंग टॉर्क, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम लोग? मोटरिंग एक्शन से, ठीक है ना। क्या करते हैं भाई, एक क्वाइल है या एक आयरन पीस है, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसके ऊपर फोर्स लगता है। यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस करते हैं वो हम लोग करते हैं मैग्नेटिकली, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिकली। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट फॉर प्रोड्यूसिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज यूज्ड इन, हमें पता है, हमने नाम सुना है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर का नाम जिसने सुना होगा वो ये क्वेश्चन का आंसर सही देगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट इज यूज्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ, इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट जो है यानी इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वाला जो काम है वो हम लोग तो वोल्टमीटर में भी यूज कर सकते हैं, एमीटर में भी यूज कर सकते हैं, वाटमीटर में भी यूज कर सकते हैं। जनरली हम लोग वाटमीटर हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमो वाटमीटर पढ़ते हैं, जनरली एमीटर वोल्टमीटर नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। वैसे यूज तो तीनों में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, स्प्रिंग कंट्रोल मीटर इज, स्प्रिंग कंट्रोल्ड मीटर इज, देखिए 2 तरह के कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, एक होता है ग्रेविटी कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल, ठीक है ना, और एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल। तो स्प्रिंग कंट्रोल मीटर जो होगा वो पोर्टेबल होगा। पोर्टेबल का मतलब कि उसको आप कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह या किसी भी डायरेक्शन में उसको आप माउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। बट जो आपका ग्रेविटी कंट्रोल होगा उसको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग को क्या करना होता है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना होगा, उसको माउंट करना होगा, वर्टिकली माउंट करना होगा। वो पोर्टेबल नहीं होता है। स्प्रिंग कंट्रोल मीटर जो होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द एडवांटेज ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट इज, देखिए स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज आपसे पूछा जा रहा है, इट इज सब्जेक्टेड टू फैटिग, ये तो बात सही है बट ये एडवांटेज थोड़ी है, ये एडवांटेज नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, द कंट्रोलिंग टॉर्क कैन बी एडजस्टेड इजीली, being the spring light in weight there is no increase in weight of the moving system, ये इसका एडवांटेज है। फैटिग हो गया, पुराना हो जाता है, ये तो इसका डिसएडवांटेज है ना, जिससे रीडिंग चेंज होने लगता है, ठीक है ना। कंट्रोलिंग टॉर्क कैन बी एडजस्टेड इजिली, नहीं, ये भी कोई एडवांटेज नहीं है। द राइज ऑफ टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोलिंग टॉर्क, ये गलत बात है। टेम्परेचर राइज होगा तो स्प्रिंग के ऊपर फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ये भी एडवांटेज नहीं है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है कि चूंकि उसका लाइट वेट है जिसकी वजह से मूविंग सिस्टम का वेट क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका एडवांटेज है। 36 का आंसर हो जाएगा सी।
Question 37. The advantage of gravity control method is that it is costly, not very simple method, affected by temperature, not subject to fatigue. हाँ, ग्रेविटी कंट्रोल जो होगा वो फैटिक नहीं होगा, उसके अंदर वो पुराना नहीं होगा, कमजोर नहीं होने वाला। स्प्रिंग को जब आप एक पार्टिकुलर टाइम तक यूज करते हैं तो उसकी जो एक देखा जाए कि उसकी जो कैपेबिलिटी होती है, जो उसका पावर होता है, स्प्रिंग का जो पावर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, पुराना हो जाता है। पहले जितना ज्यादा वो स्ट्रेच हो सकता था, जितना आपको फोर्स लगाना पड़ता है स्ट्रेच करने के लिए, उससे कम फोर्स में ही वो स्ट्रेच होने लगा। इसका मतलब उसके अंदर क्या हो गया, फैटिक आ गया, उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं फैटिक होना। ठीक है ना, फैटिक होना। जैसे ह्यूमन बॉडी भी है, एक पार्टिकुलर एज के बाद क्या होता है, उसके अंदर फैटिक आ जाता है। ठीक है ना, एक पार्टिकुलर एज के बाद उसके अंदर फैटिक आ जाता है। उसी तरीके से स्प्रिंग को भी एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ आफ्टर ए पार्टिकुलर ड्यूरेशन उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो जहां पे पॉइंटर को रोकना चाहिए था वहां पे ना रोक के वो थोड़ा सा आगे रोकता है। ठीक है ना, यानी कि रीडिंग थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो कोई आपसे पूछे कि स्प्रिंग में अगर फैटिक आ गया है तो जो आपका रीडिंग है वो बढ़ेगा कि घटेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वो बढ़ेगा, है ना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो जो रीडिंग है वो क्या होने वाला है, रीडिंग जो है वो बढ़ेगा, ज्यादा मेजर करेगा। मेजर करना चाहिए था 5 एम्पियर पे, जाकर आपको पॉइंटर को रुकना चाहिए था, वो रुकेगा 5.2 एम्पियर पे। ठीक है ना, यानी कि रीडिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है ना, बट ग्रेविटी कंट्रोल में ऐसा नहीं है, वहां पे फैटिक नहीं होने वाला। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 38, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स आर, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, परमानेंट मैग्नेट टाइप, डायनेमोमीटर टाइप, इंडक्शन टाइप। परमानेंट मैग्नेट एंड डायनेमोमीटर टाइप दोनों है। ठीक है ना, आप दो तरह का पढ़ते हैं मूविंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, एक पढ़ते हैं पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, एक पढ़ते हैं ईएमएमसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल, जिसको आप डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। ईएमएमसी बोल लीजिए या फिर ईडी इंस्ट्रूमेंट बुक, ईडी इंस्ट्रूमेंट बोल लीजिए, इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, तो दोनों तरह के मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट, द एक्यूरेसी ऑफ ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स एज कंपेयर टू एमआई इंस्ट्रूमेंट इज। देखिए, नो डाउट एमआई इंस्ट्रूमेंट का जो एक्यूरेसी होगा और जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का जो एक्यूरेसी होगा, अगर उसमें हम लोग कंपैरिजन करें तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स का जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा होगा। क्योंकि मूविंग कॉइल की अगर हम लोग बात करें तो मूविंग कॉइल के केस में, मूविंग कॉइल का जो केस है अगर हम वहां ले लें तो यहाँ पर आपका जो हिस्टेरिसिस लॉस है और एडी करंट लॉस जो होता है, कोर लॉस होता है, वो जीरो होता है। रीजन क्या है, चूंकि यहाँ पे आप एयर कोर यूज कर रहे होते हैं। अगर हम लोग ईएमएमसी की बात कर लें, ईएमएमसी की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर आपका जो कोर होता है क्वाइलिंग के लिए, फिक्स्ड क्वाइल और मूविंग क्वाइल के लिए, वो एयर कोर हम लोग यूज करते हैं। तो वहां पे जो लॉसेस वगैरह कम हो रहा होता है, इसलिए एरर कम होता है। तो एक्यूरेसी हाई किसका होगा, मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी हाई होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। A galvanometer can be used for measuring current and voltage of a circuit. एक गैल्वेनोमीटर को हम लोग यूज कर सकते हैं वो करंट और वोल्टेज मेजर करने के लिए, बाई शंट ओनली, नहीं। कनेक्टिंग हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज ओनली, बिल्कुल नहीं। एमीटर बनाना है तो मूविंग कॉइल के साथ शंट में लो रेसिस्टेंस डालना पड़ेगा और सीरीज में हाई रेसिस्टेंस डालना पड़ेगा। शंट फॉर मेजरिंग करंट एंड हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज फॉर लो वोल्टेज। ऑप्शन सी जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं कि पहली बात कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो सक्सेस टेक्निकल कैंपस का जो ऐप है उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। ठीक है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह मिलता रहेगा। अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। आपको पता है कंपटीशन इतना ज्यादा हाई हो गया है, नो डाउट सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। ठीक है ना, अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं तो आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहिए। बट अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है या स्टैंडर्ड बुक पढ़ के आपको अच्छे समझ में नहीं आता है तो फिर आप कोचिंग ले सकते हैं। तो कोचिंग लेने के लिए आप ऐप डाउनलोड कीजिए और मुझसे इस पार्टिकुलर नंबर पे आप मुझसे कॉल करके भी बात कर सकते हैं, या फिर
आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है ना। किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, मैं अटेंड कर लूंगा, ठीक है। तो आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स जो है हमारा, वो उसमें आपको सारे जो जेई के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन सब का डिटेल्ड वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। और उसमें क्या क्या रहेगा आपके पास वीडियो में जो होता है, वो डिटेल लेक्चर है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, दोनों चीज, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी भी मिलेगा आपको उसमें, ठीक है ना। दूसरा जो है आपका जो क्लास नोट्स है वो मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है ना। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मिलने वाला है आपको टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज में जो नॉन टेक्निकल पार्ट होता है वो हिंदी में होता है, टेक्निकल पार्ट इंग्लिश में होता है, ठीक है ना। तो अगर आप फुल टेस्ट सीरीज अगर आप जब सॉल्व करेंगे तो जनरली जो है इस कोर्स में आपको टेक्निकल पोर्शन मिल जाएगा, और टेक्निकल पोर्शन में इंग्लिश में ही सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने मशीन कंप्लीट किया, कोर्स आपने पढ़ लिया मशीन का, तो मशीन पढ़ने के बाद आप उसका टेस्ट देना चाहते हैं तो 1 to 5 टेस्ट आपको मिल जाएगा, है ना। 5 टेस्ट के आसपास आपको सिर्फ मशीन के टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना। बाकी ये जो पहले से ये टेस्ट होंगे इतने, बाकी जो आपका इसके अलावा जो सैटरडे संडे को जो टेस्ट होता है, संडे को जनरली हम लोग टेस्ट लेते हैं, वो सारे टेस्ट में भी आपको एक्सेस मिलेगा, आप वो टेस्ट दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अलग से कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। इस ऑनलाइन कोर्स का जो प्राइस है, ऑनलाइन कोर्स का जो प्राइस है वो कितना है, ये है आपके पास 2500, एक्चुअली में 5000 है, ठीक है ना। बट अभी कितना है 50% ऑफ मैंने रखा हुआ है लॉकडाउन पीरियड के लिए, ठीक है ना। तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। 1 ईयर वैलिडिटी होता है, 1 ईयर वैलिडिटी होता है। आप आराम से जाके पहले कोर्स देखिए, वहां पे डेमो वीडियोस हैं, डेमो वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कोर्स ले सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, बट इस चीज का मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप कभी लाइफ टाइम रिग्रेट नहीं करेंगे कोर्स लेने के बाद, क्योंकि सारे कंटेंट बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं, बहुत ही मेहनत से पढ़ाया गया हुआ है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। नो डाउट यूट्यूब पे भी मैक्सिमम चीजें अवेलेबल होती है, बट उस लेवल पे नहीं होता। देखिए फ्री में अगर कोई भी बंदा पढ़ा रहा है ना, तो वो एक पार्टिकुलर टॉपिक लेगा, उस पार्टिकुलर टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ा देगा, रैंडमली, कभी इस टॉपिक को पढ़ाया, कभी इस टॉपिक को पढ़ाया, कभी उस टॉपिक को पढ़ाया, बट पूरे डिटेल्ड में अच्छे से सारे टॉपिक्स को कोई भी नहीं पढ़ाता है, ठीक है ना। सब कोई चाहते हैं कि उनका कोई पेड कोर्स ले, चूंकि उनको भी अपना खर्च निकालना है, उनको भी अपना घर चलाना है, तो पेड यूट्यूब पे सारे टॉपिक्स अवेलेबल है, नो डाउट, बट एक सिस्टमेटिक वे में, एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है। बट आप 2500 रुपीज पे करते हैं तो इसमें आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिल रही है, क्लास नोट्स मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, आप पर्सनली मुझसे जुड़ पाएंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वहां से अपने डाउट वगैरह को आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे आपको बताना था, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस नंबर पे आप जरूर कांटेक्ट करिएगा मुझे, ठीक है ना, 838682511605, इस पे आप कांटेक्ट करिए, ठीक है ना। अगर इस पे कॉल नहीं लगता है तो एक और नंबर आप ले लीजिए, 8010081483 पे भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, वैसे मैं वीडियोस के बाद लिंक में जो ऐप का जो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर ए डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पे जी क्या है, शंट कंडक्टेंस बिटवीन टू वायर्स है। फॉर डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा कंडीशन है, मैंने पढ़ा दिया हुआ है आपको, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ये आपका ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट डायग्राम है, ठीक है। ये आपके ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट डायग्राम होता है, ठीक है ना। पर किलोमीटर पे हम बना रहे हैं, इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 पार्ट दिख रहे हैं आपको, एक दिख रहा है सीरीज वाला और एक दिख रहा है आपको शंट वाला, इसी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग इक्विवेलेंट डायग्राम बनने के। यहाँ पे 2 पार्ट आपको दिख रहा है, एक दिख रहा है ये सीरीज और एक दिख रहा है शंट पार्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज मस्ट बी इक्वल टू टाइम कांस्टेंट ऑफ शंट पार्ट। तो टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर ये एल है, आर है, ये एल है,
अगर ये G है और ये C है, G का मतलब क्या होता है, कंडक्टेंस, ठीक है ना, G है और C है। जनरली यहाँ पे हम लोग इसको G की वैल्यू को जो लेते हैं हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट ले रहे होते हैं, इसलिए इसको हम लोग R की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इसलिए हम लोग G को निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये इंसुलेटर्स का होता है, ठीक है ना, इंसुलेटर्स के लिए G यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे होते हैं, कंडक्टेंस बहुत ही कम होता है इसका, इसलिए इसको हम लोग ओपन भी कर देते हैं अगर अप्रोक्सीमेट डायग्राम बनाते हैं तो। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट ऑफ शंट मस्ट बी इक्वल टू टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज होना चाहिए। तो टाइम कांस्टेंट ऑफ शंट, तो ये सीरीज आरएल सर्किट दिख रहा है आपको, तो सीरीज आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना होता है, L/R, ठीक है ना। डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए ये कंडीशन है। दिस मस्ट बी इक्वल टू टाइम कांस्टेंट ऑफ शंट, टाइम कांस्टेंट ऑफ शंट कितना हो जाएगा, RC होता है ना, R इंटू सी, तो R इंटू सी लिखेंगे तो C तो आएगा ही, इंटू R लिखेंगे, बट R की जगह पे 1/G भी तो लिख सकते हैं, तो C/G हो गया, क्या हो गया, C/G। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो ये क्या होने वाला है, ये LG इज इक्वल टू RC हो गया, यानी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ मिल जाएगा LG माइनस RC मस्ट बी इक्वल टू 0, या फिर RC माइनस LG मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉर डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू टाइम कांस्टेंट ऑफ शंट एलिमेंट। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। लो पावर फैक्टर इज यूजुअली नॉट ड्यू टू, देखिए जो भी आपका जो ज्यादा इंडक्टिव पार्ट अगर कहीं पे है सर्किट्स में, तो वहां पे पावर फैक्टर की वैल्यू लो होगी, ठीक है ना। जैसे इंडक्शन मोटर हो गया, आर्क लैंप हो गया, ये सारे पुअर फैक्टर्स हैं। जैसे इंडक्शन मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर होता है 0.8 लाख के आसपास होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हो गया, ये भी इंडक्टिव पार्ट्स इसमें ज्यादा है। इनकैंडिसेंट लैंप्स जो होता है यहाँ इंडक्टिव पार्ट्स बहुत ही कम होता है, होता ही नहीं है, आप इस तरह समझ लीजिए, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हम लोग लेकर चलते हैं, इसलिए पावर फैक्टर इनकैंडिसेंट लैंप्स के वजह से लो नहीं होगा, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इन अ सिंक्रोनस मशीन इन केस द एक्सिस ऑफ फील्ड फ्लक्स इज इन लाइन विद आर्मेचर फ्लक्स देन मशीन इज वर्किंग। देखिए हमेशा जो सिंक्रोनस मशीन है या तो मोटर की तरह एक्ट करेगा या फिर जनरेटर की तरह एक्ट करेगा। तो जब जनरेटर की तरह एक्ट करता है तो फील्ड एक्सिस जो है वो आपका आर्मेचर फील्ड फ्लक्स का जो एक्सिस है वो आर्मेचर फ्लक्स के एक्सिस से लीड कर रहा होता है। जब मोटर की तरह वर्क करता है तो आपका आर्मेचर फ्लक्स का एक्सिस जो होता है वो फील्ड फ्लक्स के एक्सिस से लीड कर रहा होता है, और उनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोड एंगल। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोटर की बात कर लूं तो ये आपका आर्मेचर फ्लक्स वाला हो जाएगा फाई ए, और ये हो जाएगा फाई एफ, और ये हमेशा इनके बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं लोड एंगल। आरी बात समझ में कि नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लोड एंगल। या फिर अगर हम लोग एग्जैक्टली डायग्राम बनाएं, जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सिंक्रोनस जनरेटर का ही मैं आपको आपके लिए बना देता हूं। ठीक है, मान लेता हूं कि लैगिंग केस है, तो यहां पर आपका एक फील्ड फ्लक्स हो गया, ठीक है, एग्जैक्टली मैं आपको बना कर दिखाता हूं क्या मतलब है फील्ड फ्लक्स का और उसका, ठीक है। और यहां पर एक मैं ले लेता हूं ब्लू कलर से, ठीक है, एक और मैं ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक। अब देखिए ये जो है आपका E है, ठीक है, ये आपका है फाई एफ, ये है आपका करंट लैग कर रहा है कितने एंगल से, साई एंगल से लैग कर रहा है, क्लियर है, साई एंगल से लैग कर रहा है करंट आई ए। तो फाई ए भी जो होगा वो यही होगा, फाई ए कहाँ होगा, यही होगा। अब चूंकि आई ए की वजह से फाई ए क्रिएट हुआ है, तो आई ए और फाई ए क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो अब देखिए यहां पर जो है फाई ए और फाई एफ के बीच में कुछ एंगल बन रहा है ना, ठीक है ना, फाई ए और फाई एफ के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, क्लियर है।
तो इनके बीच में कितना एंगल हो गया, अगर हम लोग बात करें तो 90 प्लस साई, 90 प्लस साई आपका एंगल है। इसी को हम लोग डेल्टा भी बोलते हैं। क्लियर है इतना? तो ये कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होता है किसके बीच में, किसके बीच में, आपका फील्ड फ्लक्स एक्सिस जो होगा और आर्मेचर फ्लक्स एक्सिस जो होगा। यहां देखिए चूंकि हम लोग जनरेटर केस ले रहे हैं तो फील्ड फ्लक्स एक्सिस जो है वो लीड कर रहा है आर्मेचर फ्लक्स एक्सिस, ठीक है ना, 90 प्लस साई एंगल से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। बट अगर दोनों अगर सेम फेज में आ जाएं, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में आ जाएं, सेम लाइन में आ जाएं, इसका मतलब क्या है कि जो मशीन है वो फ्लोट कर रहा है। फ्लोट करने का मतलब क्या है, फ्लोट करने का मतलब यह है कि ना वो सप्लाई ले रहा है ना सप्लाई दे रहा है, ठीक है ना। जब भी उसके बीच में कुछ लोड एंगल रहता है तब वो काम कर रहा होता है, सप्लाई ले रहा होता है, सप्लाई दे रहा होता है। बट जब दोनों का फ्लक्स के बीच में कुछ एंगल ही नहीं होगा तो हमेशा मशीन क्या करेगा, फ्लोट करेगा। मशीन क्या करेगा, फ्लोट करेगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 43 का आंसर हो जाएगा सी, 43 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, इसका भी मैं आपको एक केस बना के दिखा सकता हूं। क्या केस है इसमें, ये फ्लोटिंग का केस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि लीडिंग पावर फैक्टर का केस है, लीडिंग पावर फैक्टर का केस में आपको समझ में आ जाएगा फ्लोटिंग का मतलब क्या है। लीडिंग पावर फैक्टर ZPF लीड की बात कर रहा है। किसकी बात करने जा रहा हूं मैं, ZPF लीड की। आपको बात समझ में आ जाएगी, एक मिनट बस वेट कर लीजिए। ZPF जीरो पावर फैक्टर लीड की बात कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जीरो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर जीरो है तो एक्टिव पावर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम बनाए, तब आर्मेचर रिएक्शन के कॉन्सेप्ट्स में भी ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका फील्ड फ्लक्स है फाई एफ, ये आपका ईएमएफ है ई। मैं बोल रहा हूं जीरो पावर फैक्टर लीड, यानी कि जो आर्मेचर करंट होगा, जो आर्मेचर करंट होगा वो क्या करेगा, इस वोल्टेज से 90 डिग्री से लीड करेगा। तो वोल्टेज यहां पर है ई, तो करंट कहां आएगा, यहां आएगा। देखिए पिछली बार लैगिंग के केस में हमने इधर बनाया था ना, इसके राइट हैंड साइड में हमने बनाया था। अब हम लोग कहां बना रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बना रहे हैं, चूंकि लीड करना है, ठीक है ना। तो आई ए यहां आएगा। क्लियर है इतना, आई ए यहां आ गया। तो आई ए अगर इसी डायरेक्शन में है तो फाई ए भी इसी डायरेक्शन में है। देखिए क्या यहाँ पे फाई एफ और फाई ए क्या दोनों सेम लाइन में है या नहीं है भाई। अब अगर मैं ZPF लैग के लिए बनाऊं, मैं ZPF लैग के लिए अगर बनाता तो यही डायग्राम यहाँ बन रहा होता, आई ए यहाँ आता, फाई ए भी इधर ही आता, कोई दिक्कत नहीं है। बट लाइन तो सेम है ना, हम सेम लाइन की बात कर रहे हैं। लाइन यहाँ पे सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है। अब इस केस में आप बताइए, क्या ZPF लीड के केस में क्या कोई जनरेटर एक्टिव पावर सप्लाई करेगा, क्या कोई पावर सप्लाई करेगा, क्या एक्टिव पावर क्या होगा, जीरो होगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग कंडीशन। ना सप्लाई दे रहा है ना सप्लाई ले रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग कंडीशन। तो याद रखिएगा, जब फील्ड फ्लक्स एक्सिस और आर्मेचर फ्लक्स एक्सिस अगर सेम डायरेक्शन में आ जाए, सेम लाइन पे आ जाए, तो जो जनरेटर होता है वो फ्लोटिंग कंडीशन, जो मशीन होता है वो फ्लोटिंग कंडीशन में होता है, फ्लोटिंग कंडीशन में होता है, चाहे जनरेटर हो या फिर मोटर हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। फॉर एक्सटिंग्विशिंग इलेक्ट्रिकल फायर्स, इलेक्ट्रिकल फायर्स को बुझाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वाटर शुड बी यूज्ड, नो। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज्ड, नो। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज्ड, नो। कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज्ड। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। The output VI characteristics of an enhancement type MOSFET has। तो enhancement type MOSFET है, अगर मैं इसका VI characteristics की बात करूं तो VI characteristics कैसा बनता है। देखिए VI characteristics कुछ इस तरीके का बन रहा होता है, ठीक है। देखिए यहां पर हम लोग ले लेते हैं करंट IDS और यहाँ पे वोल्टेज है VDS, है ना, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ड्रेन टू सोर्स करंट। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा बनता है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले लिनियरली राइज करता है, फिर उसके बाद क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है।
है ना, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, कांस्टेंट हो जाता है एक पार्टिकुलर वोल्टेज के बाद। ये आपका लीनियर रीजन है और ये आपका सैचुरेशन रीजन कहलाता है। ठीक है ना, तो हाई वोल्टेज पे सैचुरेशन रीजन मिलता है और लो वोल्टेज पे आपको लीनियर रीजन मिलता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एन ओमिक रीजन। लीनियर रीजन का मतलब ओमिक रीजन, एन ओमिक रीजन एट लो वोल्टेज वैल्यू फॉलोड बाय सैचुरेशन रीजन एट हायर वोल्टेजेस। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर शोज द सिंबल ऑफ, सिंबल आपको पहचानना चाहिए। जेफेट कभी हो नहीं सकता क्योंकि बीच में गैप है, ये हमेशा मॉसफेट होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है ना, और यहाँ पे आपको बाहर करंट जाते हुए दिख रहा है, ये कौन सा है, पी चैनल डिप्लीशन मॉसफेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। बस फॉर्मूला याद है तो आप आंसर दे सकते हैं, फॉर्मूला नहीं याद है तो आंसर नहीं दे पाएंगे। ड्रेन करंट का वैल्यू आपको बताना है, आईडी। ड्रेन करंट इज इक्वल टू होता है IDSS सैचुरेशन ड्रेन करंट इनटू 1 माइनस VGS बाई VP। पिंच ऑफ वोल्टेज VGS, गेट टू सोर्स वोल्टेज VP बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, 1 माइनस VGS बाई VP का होल स्क्वायर। ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, द करंट ICBO फ्लोज इन, करंट ICBO यानी कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो लीकेज करंट है उसकी बात हो रही है, कॉमन बेस की बात है। कॉमन बेस बोला जा रहा है यानी कि इमीटर इनपुट होगा, आउटपुट होगा कलेक्टर, और बेस कॉमन है। तो जब भी लीकेज करंट की बात करते हैं तो इनपुट को हम लोग ओपन करते हैं, यानी कि इमीटर तो यहाँ नहीं आने वाला, तो जहां जहां इमीटर है उसको छोड़ दीजिए, कलेक्टर और बेस की बात कर लीजिए। कलेक्टर एंड बेस लीड्स में करंट फ्लो करेगा। ठीक है ना, ICBO जो लीकेज करंट होगा वो कलेक्टर और बेस के लीड्स में करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बाइसिंग सर्किट हैज अ स्टेबिलिटी ऑफ 440 if due to temperature changes ICO changes by 1 microampere then IC will changes by, स्टेबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू होता है डेल IC बाई डेल IC नॉट। ठीक है ना, यानी कि चेंज इन करंट ड्यू टू चेंज इन लीकेज करंट। लीकेज करंट के वजह से जो IC के ऊपर जो फर्क पड़ता है उनका रेशियो जो हम लोग लेते हैं उसको स्टेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। अब ये स्टेबिलिटी फैक्टर गिवन है 40, चेंज इन ICO कितना हुआ है 1 एम्पियर, तो चेंज इन IC कितना हो जाएगा 40 इंटू चेंज इन ICO, और चेंज इन ICO कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 1 यानी कि 40 माइक्रो एम्पियर का चेंज आएगा IC में। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, एन ओपैम हैज ए कॉमन मोड गेन ऑफ, कॉमन मोड गेन है, कॉमन मोड ACM दिया हुआ है 0.01 एंड ए डिफरेंशियल गेन ऑफ 0.05, AD इज इक्वल टू है 10 to the power of 5 CMR। CMR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, CMRR का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो होता है AD बाई ACM, है ना, डिफरेंशियल गेन डिवाइडेड बाई कॉमन मोड गेन। ठीक है ना, कॉमन मोड गेन, आइडियल कंडीशन में कॉमन मोड गेन की वैल्यू कितनी होगी 0, यानी कि CMR की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें, AD की वैल्यू गिवन है, ACM की वैल्यू गिवन है, तो 10 to the power 5 डिवाइडेड बाई 0.01 सॉल्व करेंगे 10 to the power of 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका जो फीडबैक है वो हमें मोटिवेट करता है कि हम और ज्यादा वीडियोस बनाएं आपके लिए। ठीक है, चलिए